Last lecture में we were discussing about the phenols, general introduction of phenols and method of formation of phenol. Today we discuss about the physical properties and chemical properties of phenols. So, सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्स्ट्रा. तो हम अगर अल्कोहल से कंपेयर करते जाएंगे साथ साथ, नॉर्मली सबसे पहले फ़िज़िकल स्टेट की बात करते हैं तो फिनोल्स की फ़िज़िकल स्टेट, जो प्योर फिनोल्स जो होता है वो कलरलेस होता है. नॉर्मली या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में होंगे. लेकिन जब फिनोल्स को एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज होके जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है वो कलर्ड होते हैं कई बार. या फिर फिनोल्स में अगर कोई अदर एक्स्ट्रा ग्रुप ऐसा हो लाइक नाइट्रो ग्रुप, जिसकी वजह से फिनोल्स का कलर है वो येलो हो जाता है. तो जहाँ पे प्योर फिनोल है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप है एरोमेटिक रिंग के साथ, वो तो कलरलेस होंगे. लेकिन ड्यू टू ऑक्सीडेशन या फिर अदर ग्रुप विच इम्पार्ट कलर टू द फिनोल्स, उनकी वजह से फिनोल्स है उनमें थोड़ा बहुत कलर आ जाता है. नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग पे, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कैसी है. अगर आपस में मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हाई होगा. तो अगर हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो नॉर्मल वंडरवॉल्स इंटरेक्शन होती है, लेकिन फिनोल्स के केस में क्या है, ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जैसे अल्कोहल के केस में होती है. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन है फिनोल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इसी सेम मॉलिक्यूल कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लें. तो अब अगर हम कंपैरिजन करें, मान लो एग्जांपल ले लिया है हम फिनोल का और टॉल्विन का, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है. फिनोल का है 94 और इसका अप्रोक्सीमेटली 92. 2 का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट बॉइलिंग पॉइंट में है वो लार्ज डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 100 केल्विन तक का. जैसे फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 455 केल्विन के अबाउट, और टॉल्विन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 384 केल्विन ही है. तो जस्ट इसका हाई क्यों है कंपेरेबल इक्वल मॉलिक्यूलर वेट होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में मॉलिक्यूल्स में, और इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस. इस केस में क्या है, यहाँ तो नॉर्मल वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है. तो इसलिए फिनोल्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इसके कंपेरेबल में जो भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं. नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में क्या है कि नॉर्मली प्रैक्टिकली जो है हमने अल्कोहल के केस में देखा था कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं. जैसे जैसे मेंबर इंक्रीज होते जाते, चेन बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ नॉन पोलर ग्रुप. लेकिन फिनोल्स के केस में क्या होता है, फिनोल्स जो होते हैं प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल ही होते हैं वाटर में. बट सिर्फ और सिर्फ जो प्योर फिनोल होता है खुद इटसेल्फ, जहाँ पे एरोमेटिक रिंग पे सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो वो, या फिर कुछ डाई और ट्राई फिनोल यानी कि फिनोल जहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी या फिर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, वो कुछ एक सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर. बल्कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, लेस सॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में, क्योंकि फिनोल के अंदर जो ये नॉन पोलर पार्ट है ये लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल. एल्कोहल में तो ROH होता है. तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फिनाइल ग्रुप का साइज़ है वो लार्ज है, जिसकी वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो तो करता है बट बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ड्यू टू लार्ज ग्रुप हो, लार्ज साइज ऑफ दिस नॉन पोलर ग्रुप. तो इस वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में. बल्कि जितने भी फिनोल्स हैं वो प्योर एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना होकर अगर हम उस एक्वस सॉल्यूशन को थोड़ा अल्कलाइन कर दें तो तब वहाँ पे सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में जो फिनोल्स हैं वो अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ऐसा सॉल्ट बनाते हैं, और जो सॉल्ट है वो ईजिली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. वो हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे कि किस तरह से अल्कलाइन मीडियम में यानी कि अल्कली के साथ फिनोल्स है वो किस तरह से रिएक्ट करता है और कैसा सॉल्ट बनाता है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है.
क्लियर है। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि अगर हम जनरल सबसे स्मॉलेस्ट और कॉमन मेंबर डिस्कस करते हैं फिनोल्स की कैटेगरी का, फिनोल इटसेल्फ, तो इस केस में आप देख रहे हो एक तो फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन। तो इस फिनोल जो कंपाउंड है वो इस फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी रिएक्शन शो करेगा और इस रिंग की वजह से, जैसे अगर आपको ध्यान हो आपने एरिन्स चैप्टर किया था फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे हमने सिर्फ अभिनव हाइड्रोक्सी इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन डिस्कस की थी कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इसकी आप नाइट्रेशन करते हो, सल्फोनेशन करते हो, ये सब डिस्कस किया था। तो फिनोल्स में ये बेंजाइल ग्रुप भी है, फिनाइल ग्रुप भी है एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो फिनोल्स क्या करेगा, दो कैटेगरी की रिएक्शन हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप एंड दूसरी ड्यू टू फिनाइल रिंग की वजह से। तो सबसे पहले रिएक्शंस ड्यू टू दिस फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से रिएक्शंस है, फर्स्टली वी डिस्कस एसिडिटी। जो इतने भी फिनोल्स हैं वो वीकली एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम फिनोल को अल्कली मेटल्स के सोल्ट के साथ ट्रीट करते हैं, अल्कली मेटल का सोल्ट हमने ले लिया है, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट नहीं सॉरी, अगर हम अल्कली के हाइड्रोक्साइड लें, अल्कली एक्वस हाइड्रोक्साइड अगर लें, मान लो हमने अल्कली मेटल सोडियम ले लिया और उसका हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन NaOH के साथ जब ट्रीट करते हैं फिनोल को, तो एक सॉल्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। यानी कि यहाँ से अल्कली NOH नेगेटिव जब सोल्ट बना रहा है और साथ में वाटर का रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये OH नेगेटिव इसने प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऐसे वाटर निकल गया और साथ में बन गया सॉल्ट सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब जो फिनोल्स है वे इतने ज़्यादा वीक एसिड्स भी नहीं है कि वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो बेसिक कैरेक्टर इनके साथ रिएक्ट कर सके, इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। लेकिन जब हम सोडियम फिनोक्साइड्स जो है अगर फिर से वापस वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिएक्शन विद कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्सचर होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स का। तो जब फिनोक्साइड आयन कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फिर से फिनोल में कन्वर्ट हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे अब नॉर्मल आपने सॉल्यूशन लिया है किसी बीकर में, वहाँ पे फिनोक्साइड आयन है और कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड ने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया और यहाँ पे फिनोल बन गया है। अब रिएक्शन मिक्सचर में तो ये कार्बोनिक एसिड भी है, फिनोक्साइड आयन भी है, लेकिन कार्बोनिक एसिड अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है कॉन्टिन्यूसली और ये फिनोल बना रहा है। यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि फिनोल की टेंडेंसी क्या है एस कार्बोनिक एसिड के कंपैरिजन में, कि कार्बोनिक एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे फिनोल है वो क्या है, वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड, और इवन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी वीक होता है। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसके एसिडिक कांस्टेंट वैल्यू से, एसिडिक कांस्टेंट या फिर pKa वैल्यू से। तो एसिडिटी कांस्टेंट वैल्यू फिनोल्स की है वो अप्रोक्सीमेटली जितनी एसिडिटी कांस्टेंट है, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव, जब हम फिनोल्स का H पॉजिटिव डोनेट करते हैं तो उसके डिसोसिएशन की रिएक्शन की रेट है वो होता है Ka एसिडिटी कांस्टेंट। तो उस टाइम पे फिनोल ये जितना ज़्यादा कम होगा इसका मतलब वो उतना ही वीक एसिड होगा। अब फिनोल की जो Ka वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1 × 10⁻⁻10, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की 1 × 10⁻⁵ और कार्बोनिक एसिड की 10⁻⁷। तो सबसे लेसर किसके, फिनोल की। तो यहाँ से Ka वैल्यू से कंपैरिजन करके भी ये कंफर्म हो गया कि जो फिनोल्स है वो वीकर एसिड्स होते हैं देन कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इतना वीक होने के बाद भी फिनोल्स जो है वो मच मोर एसिडिक होते हैं देन एल्कोहल्स। ऐसा क्यों? अब अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे फिनोल्स का एंड नॉर्मल एल्कोहल्स का, यहाँ पे फिनोल ले लिया हमने और यहाँ पे नॉर्मल एल्कोहल, जब दोनों में ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो फिर फिनोल्स इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल? तो डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से फिनोल जो है वो ईजिली H पॉजिटिव दे देता है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। तो यहाँ पे अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर फिनोल को
एक्वस अल्कली सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि वाटर का अल्कली सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे ये क्या करेगा, वाटर ऐसे बेस काम करेगा और प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो रिएक्शन हमेशा जो हम दिखाते हैं डिसोशिएशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यहाँ पे फिनोल का, वो इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल पे फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा अनायन में फिनोक्साइड अनायन, और साथ में वाटर है वो ऐसे H3O पॉजिटिव निकल जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिंपल अल्कोहल को भी अगर हम ट्रीट करें वाटर के साथ, अल्कली सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे एल्कोक्साइड अनायन बनेगा और साथ में वाटर है वो ऐसे H3O पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो कैसे पता चलेगा, जो जितना जल्दी इस वाटर को अपना H पॉजिटिव दे देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना जल्दी H पॉजिटिव कब देगा, जब ये प्रोडक्ट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फास्ट हो एज़ कम्पेयर टू दिस, तब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्टली जाएगी, क्योंकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्टली जाएगी वही तो एक तरह से फास्टली या इजीली H पॉजिटिव दे रही है इस वाटर मॉलिक्यूल को। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी या स्पीड हम कैसे पता चलाएंगे, कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, तो जो HCO पॉजिटिव तो दोनों में सेम बन रहा है, बट यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बन रहा है और यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन बन रहा है। किसी भी रिएक्शन में जहाँ पे प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, उतनी ही जल्दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब हमें ये देखना है फिनोक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन का कंपैरिजन करना है। क्लियर है। कंपैरिजन करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या फिनोल एग्जैक्टली वाटर को H पॉजिटिव देगा अपना और फिनोक्साइड आयन बनाएगा। वो कैसे पता चलेंगे, हम ये देखेंगे रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो रिएक्शन है वो कन्फर्म है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि फिनोल अपना H पॉजिटिव देगा इस वाटर सॉल्यूशन को, यानी कि फिनोल ऐसे एसिड बिहेव करेगा। तो वो कैसे देखते हैं हम दोनों का, आप यहाँ देखो स्टेबिलिटी फिनोल्स है वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा और फिनोक्साइड आयन है वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो सबसे पहले दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं। फिनोल के केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये रेजोनेंस हाइब्रिडाइज होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट एंड ये यहाँ शिफ्ट। तो किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे OH एज इट इज़ एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे फिनोल ग्रुप लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हाइड्रोक्सी में ऑक्सीजन पे क्या है लोन पेयर, ये भी क्या करेंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, कंपेयर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड हेयर मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये एज इट इज़ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये फर्दर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इस केस में, नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑर्थो आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ फिर से नया मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप दिखाना चाहो तो फर्दर ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोक्सी यहाँ शिफ्ट, तो वापस यही स्ट्रक्चर बन जाएगी दोबारा। तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर कंपेयर करो तो फिनोल्स है वो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब हम देखते हैं फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनोक्साइड आयन में क्या है, एक तो पहले नॉर्मली जो हमने फिनोल की देखी है उसी तरह से फिनोक्साइड आयन नॉर्मल, पहले तो विद इन द रिंग
डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा हेयर दिस। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में भी ऑक्सीजन पे क्या है, लॉन पेयर है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, विद इन रिंग कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट। तो हम कंपैरिजन करेंगे फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। कहाँ गया नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन के ऑर्थो, एंड ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड हेयर मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, अब इसमें कहाँ आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पैरा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई ना, डबल बॉन्ड तो शो कर सकता है ऑक्सीजन, क्लियर है। और नेगेटिव चार्ज अब कहाँ आ जाएगा, इस पैरा विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट एंड ये यहाँ शिफ्ट। ऑर्थो तो नेगेटिव चार्ज है, फर्दर ऑर्थो पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हेयर, एंड यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर है। अब फर्दर आप यहाँ शो करोगे इसको, यहाँ वापस वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी जो स्टार्टिंग है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हम कंपेयर करते हैं फिनोल एंड फिनोक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे हमें ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, फिनोल या फिनोक्साइड आयन। अब फिनोल में भी कितनी है, पहले तो देखते हैं कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। फिर हम ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबिलिटी के टुवार्ड्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। फिनोल के केस में देखो, हमने ये पढ़ा है रेजोनेंस के टॉपिक में कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ रहे हो, वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो टुवार्ड्स स्टेबिलिटी लेस कंट्रीब्यूशन करती है। तो यहाँ फिनोल के केस में देखो कितनी स्ट्रक्चर ऐसी है, 3 स्ट्रक्चर ऐसी है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। जो इसका मतलब ये 3 स्ट्रक्चर ऐसी है जो रेजोनेंस फिनोल्स की स्टेबिलिटी के टुवार्ड्स इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है जितना ये 2 करती है। जबकि फिनोक्साइड के केस में कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो रहा, जस्ट नेगेटिव चार्ज था वही घूम रहा है पूरी रिंग पे, वही डिलोकेलाइज्ड हो रहा है, तो कहीं चार्ज का सेपरेशन नहीं है। तो पांचों की पांचों स्ट्रक्चर है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती है टुवार्ड स्टेबिलिटी, जबकि इस केस में सिर्फ 2 टुवार्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा कर रही है, 3 है वो लेसर कर रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो दोनों का कंपेरिजन करें, ये वाली फिनोक्साइड आयन ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, रेजोनेंट स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू फिनोल। ज़्यादा स्टेबल है तो फिनोल की टेंडेंसी क्या रहेगी, स्टेबलाइज होने की, और वो किस तरह से स्टेबलाइज हो रहा है, अपना H पॉजिटिव देते, इसको पता है कि जैसे ही H पॉजिटिव अगर कोई लेने वाला हो प्रोटॉन तो ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फिनोल। तो ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोल्स जो ये रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिनोल्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर और ईजिली प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं और फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें अल्कोहल से, अब अल्कोहल्स का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, दोनों के जस्ट प्रोडक्ट से करेंगे। यहाँ पे देखो फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन एल्कोक्साइड आयन जो बना है यहाँ पे तो अगर आर ग्रुप पे डिपेंड करेगा, हो सकता है नॉर्मल मिथाइल हो या फिर इथाइल हो, तो किसी भी तरह की सिंपल अल्काइल के केस में यहाँ पे तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करता है, एल्कोक्साइड आयन कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं करता है यहाँ, जबकि यहाँ पे 5 है फिनोक्साइड के केस में। तो फिनोक्साइड आयन है वो मोर रेजोनेंट स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन। तो इस केस में ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। तो इस केस में ये रिएक्शन है वो फास्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इस केस में ये इतनी फास्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोल्स है वो मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू सिंपल एल्कोहल्स। क्लियर है। अब फिनोल्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे ये तो था अल्कोहल के साथ कंपैरिजन एसिडिटी का। नेक्स्ट है कि विद इन फिनोल्स
ग्रुप नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगे हुए हैं इस फिनोल की रिंग पे, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं फिनोल की एसिडिटी को। अब हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है प्योर फिनोल्स में सिर्फ बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो सकता है मेटा पे ग्रुप लगा हुआ हो सकता है पैरा पे, जैसे मैंने जनरल आपको बताया था कि फिनोल्स के केस में हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जो रिंग सब्स्टिट्यूटेड है एरोमेटिक पार्ट, वो सिंपल बेंजीन रिंग भी हो सकती है, वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो इसी तरह अगर वो सब्स्टिट्यूटेड है यानी कि हाइड्रोक्सी के अलावा फिनोल पे अगर कोई अदर ग्रुप है तो वो किस तरह से फिनोल की एसिडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब फिनोल की एसिडिटी पे हमें ये देखना है कि बेंजीन रिंग पे किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। हो सकता है बेंजीन रिंग पे पहले सिर्फ और सिर्फ नेचर की बात करें ग्रुप की, हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। अब इस केस में क्या देखना है हमें कि फिनोल जस्ट फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी अगर यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है हमें वो ये देखना है कि वो ग्रुप इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जो बेंजीन रिंग पे ग्रुप लगा हुआ है अगर वो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है यानी कि फिनोक्साइड आयन उस केस में ज़्यादा स्टेबल है वो ईजिली बनेगा यानी कि H पॉजिटिव वो ईजिली देगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट है वो फिनोल्स की एसिडिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो फिनोक्साइड को डिस्टेबलाइज कर रहा है इसका मतलब वो इसको उस केस में ये फिनोल है वो अनस्टेबल बनेगा तो फिनोल्स की कोशिश क्या रहेगी कि वो फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट ही ना हो। तो उस केस में वो पर्टिकुलर ग्रुप क्या करेगा, फिनोल की एसिडिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेचर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। अगर फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लगा और कोई भी पोजीशन जनरल अभी पोजीशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे OH हो सकता है वो ऑर्थो पे हो सकता है मेटा पे हो या फिर हो सकता है पैरा पे हो। तो वाटर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे तो फिनोक्साइड आयन है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ग्रुप जी। अब जी हम डिस्कस कर रहे हैं कैसा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करने वाला हो। हेयर रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करने वाला हो H3O पॉजिटिव। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फिनोक्साइड आयन में क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज जी ग्रुप क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, रिंग फर्दर कहाँ करेगी, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस फिनोक्साइड आयन पे जो बाहर है एक तरह से नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इसके नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाने की बजाय डिस्पर्स कर रहा है, इसको कम कर रहा है, इसके बाहर को खुद ले रहा है। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर रहा है और इस अनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। और अनायन को स्टेबलाइज कर रहा है यानी कि जी ग्रुप की वजह से ये मोर स्टेबल फिनोक्साइड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फिनोक्साइड। इससे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसा फिनोल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो वो मोर एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर फिनोल्स इटसेल्फ। क्लियर है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जी, हमें नहीं पता वो किसी भी पोजीशन पे ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे, अगर हम जनरल डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे क्या है, फिनोक्साइड आयन बनेगा अगर हम लेके चलें और जी ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी एंड साथ में H3O पॉजिटिव।
एक तो इस फिनोक्साइड आयन पे वैसे ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एनायन है, ऊपर से ये जी ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ये रिंग को देगा, रिंग फर्दर किसको देगा, इस ऑक्सीजन को। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जी रिलीजेस, कंपेयर दिखाने के लिए मैंने इसको जी डैश ले लिया है। जी डैश इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा खुद से और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको इंटेंसीफाई कर देगा, एक तो पहले ही बाहर उस पर और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, इस फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल फिनोक्साइड आयन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो फिनोक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनोक्साइड आयन, लेस स्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जी ग्रुप की कम कोशिश होगी कि वो H पॉजिटिव डोनेट करे, वो डोनेट करना ही नहीं चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम एसिडिटी का कंपेयर करें तो जहाँ पे फिनोल पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनोल। तो दोनों का अगर हम कंपेयर ऑर्डर करें तो सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होगा, फिनोल्स। और जिस केस में क्या है, जी कैसा लगा, जनरल बात करें तो जी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके बाद क्या है, फिनोल्स। एंड आफ्टर दैट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है वो लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू नॉर्मल फिनोल्स। क्लियर है ये चीज़। अब हमें ये देखना है नेक्स्ट कि ये तो जस्ट हमने नेचर देखी है, नेचर की बजाय अगर हमें ये देखना है कि पोजीशन, अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर रिलीजिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिलेटिव टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हमने जस्ट ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो तो फिनोल की एसिडिटी को डिक्रीज़ करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पे है, मेटा पे है या पैरा पे, किस पोजीशन पे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, एसिडिटी को किस पोजीशन पे कम इफ़ेक्ट करेगा। तो जस्ट हमें देखना है position of substituent relative to hydroxy group which affect the acidic character या acidic nature of acidity of phenols, that we will discuss in next lecture.